लद्दाख में बढ़ रही तनाव के बीच हमारे वोफर गन को अभी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। चाइना की तरफ से अभी तिब्बत में मौजूद उनकी सभी एयरबेसेस में हार्डन शेल्टर्स को बनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बार परमानेंट मेंबरशिप को हासिल करने के लिए भारत कई देशों के साथ अभी कूटनीतिक स्तर में बातचीत कर रहा है और इस बार इसको हासिल करना भारत का मेन एजेंडा होने वाला है। इंडिया भूटान की बॉर्डर में अभी आईटीबीपी और एसएसबी को विंटर में भी डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। एक चाइनीज स्पाई शिप को अभी इंडियन ओशन रीजन में स्पॉट किया गया है और एक चाइनीज कंपनी की तरफ से अभी भारत के करीब 10,000 लोगों की डाटा को कलेक्ट करके रखा जा रहा है। इसमें हमारे पीएम, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स, चीफ जस्टिस और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के करंट और फॉर्मर चीफ भी शामिल हैं। इस बात को लेकर अभी डाटा माइनिंग का संदेह किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट बोफर गन्स को लेके है। जैसे जैसे लद्दाख में सिचुएशन खराब हो रहे हैं या दोनों ही तरफ से और ज्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, ऐसे में इंडियन आर्मी की तरफ से अभी किसी भी चाइनीज एग्रेशन को रोकने के लिए अपने बोफर गन को तैयार किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स की तरफ से अभी लद्दाख में मौजूद बोफर गन की मेंटेनेंस किया जा रहा है और बस कुछ ही दिनों के अंदर ये सभी गन डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी लद्दाख में M777 गन्स को भी डिप्लॉय किया गया है, लेकिन बोफर गन की बात करें तो इनको इंडियन आर्मी की तरफ से काफी अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये काफी पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से अभी इन गन्स को रेगुलर इंटरवल में मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही है। और वैसे भी अभी हम लोग विंटर डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इससे पहले ही इन सभी गन को डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। ये गन्स कारगिल के दौरान भी काफी कारगर साबित हुए थे और इनकी मदद से भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा डैमेज दिया था और साथ ही इन्हीं की मदद से इंडियन आर्मी हाई अल्टीट्यूड में मौजूद पाकिस्तानी बंकर्स को मिट्टी में मिला दिया था। इन गन्स की एक खास बात यह कि इनको एकदम से हाई एंगल में या फिर लो एंगल में भी फायर किया जा सकता है, जिस वजह से माउंटेन रीजन में इनको डिप्लॉय करना काफी कारगर साबित होता है। इन गन्स को 80s के दौर में खरीदा गया था और अभी इनको धनुष गन से रिप्लेस करने का प्लान किया गया, जो कि इसी को बेस करके डेवलप किए गए हैं। अगला अपडेट चाइनीज एयरफोर्स की तरफ से है। आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि चाइना ने तिब्बत रीजन में मौजूद अपने सभी एयरबेसेस को अभी एक्टिव करने के साथ साथ उन सभी में हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखा है। लेकिन इससे पहले जो सैटेलाइट इमेज लिए गए थे उससे क्लियरली ये दिख रहा था कि तिब्बत रीजन में चाइना के जो एयरबेसेस मौजूद है वहां पर कोई भी हार्डन शेल्टर मौजूद नहीं था, यानी कि उन एयरबेसेस में जो भी फाइटर जेट मौजूद थे वो सभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किए गए किसी भी हमले से सुरक्षित नहीं थे। यानी कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उन एयरबेस के ऊपर एयर रेड किया जाता है तो ज्यादातर चांसेस सही है कि वहां पर मौजूद सभी फाइटर जेट नष्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में ही चाइनीज मीडिया की तरफ से कुछ सैटेलाइट इमेज को शेयर किया जा रहा है, जिसके मुताबिक चाइना अभी तिब्बत में मौजूद उनकी सभी एयरबेसेस को अपग्रेड कर रहा है। इनमें से चाइना सबसे तेजी से होटान और नगरीगुंसा एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है, जो कि लद्दाख के सबसे करीब है। वहीं पर लासा एयरबेस में भी चाइना की तरफ से अभी हार्डन शेल्टर बनाए जा रहे हैं, जो कि किसी भी एयर रेड में चाइनीज फाइटर्स को बचा सकते हैं। अभी रेगुलर बेसिस पर पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के फाइटर जेट होटान और नगरीगुंसा एयरबेस से ऑपरेट कर रहे हैं और वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 35 किलोमीटर के डिस्टेंस को मेंटेन करके उड़ान भर रहे हैं। इससे पहले ये बताया गया था कि चाइना की तरफ से भी होटान एयरबेस में 12 SU-27 या उसी स्टैंडर्ड की चाइनीज फाइटर को वहां पे डिप्लॉय किया गया, लेकिन बाद में चाइना एरोस्पेस स्टडी इंस्टीट्यूट की तरफ से जून में ये बात बताया गया था कि चाइना अभी होटान एयरबेस में एडिशनल 24 के आसपास फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर चुकी है। होटान एयरबेस में चाइना का कमांड पोस्ट भी है, जहां से वो किसी भी एयर रेड मिशन को या फिर किसी भी एयर ऑपरेशन को यहां से कमांड कर सकता है और तिब्बत में चाइना की सबसे अहम एयरबेस है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेके है। अब सब ये बात जानते हैं कि भारत पिछले कई सालों से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, लेकिन हर बार इसमें चाइना की तरफ से अपने वीटो का इस्तेमाल करके भारत की परमानेंट मेंबरशिप को रोक दिया जाता है। अभी भी भारत के यूनाइटेड नेशन के सभी परमानेंट मेंबर सपोर्ट करते हैं, जबकि चाइना अकेला ऐसा देश है जो कि भारत की मेंबरशिप का विरोध करता है। पीटीआई में अभी इसको लेकर रिपोर्ट आया था, जिसके मुताबिक इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर बनना भारत का मेन एजेंडा होने वाला है और इसके लिए अभी भारत की तरफ से अलग अलग देशों के साथ इंटर गवर्नमेंटल लेवल पर नेगोशिएशन किए जा रहे हैं, ताकि यूनाइटेड नेशन में अभी एक नए रिफॉर्म को लाया जा सके। अभी यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर होने के साथ साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, जिनको 2 साल के अंतर में सिलेक्ट किया जाता है। परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो इसमें रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है
और इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है जो कि इसका इस्तेमाल करके किसी भी रिजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास होने से रोक सकते हैं। और पिछले कई सालों से चाइना की तरफ से जानबूझकर अपने वीटो का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा है। इसी वजह से अभी यूनाइटेड नेशन में एक रिफॉर्म लाने की बात किया जा रहा है, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स की संख्या को अभी इंक्रीज करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें भारत अभी पहला दावेदार है, लेकिन भारत के अलावा इसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और जापान भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के दावेदार हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करते हुए हमारे यूनियन मिनिस्टर वी मुरलीधरन जी ने बताया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रोविजन है उसमें अभी सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन परमानेंट मेंबरशिप को इंक्रीज करने का कोई डायरेक्ट प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। इसे सिर्फ एक ही रास्ते के जरिए किया जा सकता है और उसके लिए यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर में से अगर 2/3 मेंबर इसको सपोर्ट करते हैं तब ऐसा हो सकता है। अभी भारत की तरफ से अलग अलग कंट्रीज के साथ इंटर गवर्नमेंटल लेवल पर बातचीत किया जा रहा है, जिसमें G4 ग्रुप भी शामिल है। और अभी भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में एक नए रिफॉर्म को लाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन अभी दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें रिफॉर्म लाने से पहले काफी सारे बातों के ऊपर ध्यान रखना पड़ सकता है। स्पेशली वीटो पावर को लेकर यहाँ पर सबसे ज्यादा इशू सामने आ सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से अभी अपने तरफ से हाईएस्ट लेवल में इसको पाने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट एसएसबी को लेके है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे आईटीबीपी और एसएसबी के यूनिट्स को हाई एल्टीट्यूड में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है और इनको अभी पूरे विंटर में भी इंडिया, चाइना और भूटान के बॉर्डर में तैनात किया जाएगा। अभी होम मिनिस्ट्री की तरफ से आईटीबीपी और एसएसबी के उनकी डिमांड को प्लेस करने को कहा जा रहा है और उनको अभी आने वाले 6 महीनों के लिए सभी जरूरी सामान को स्टॉक में रखने के लिए कहा जा रहा है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से अभी इन सभी यूनिट्स को विंटर टेंट, हीटर, गर्म कपड़े, सनग्लासेस, फूड पैकेज और सभी एसेंशियल कमोडिटी को बल्क में सप्लाई करने का प्लान किया गया है। इनमें से आईटीबीपी हमारी इंडो चाइना बॉर्डर पर निगरानी रखती है, जबकि एसएसबी को नेपाल और भूटान के बॉर्डर में तैनात किया जाता है। अब सबको मैंने पहले भी बताया था कि चाइना अभी भूटान के पास अपने डिप्लॉयमेंट कर रहा है और नेपाल की बात ना ही करे तो ही बेहतर है, क्योंकि आज ही अपने ओली भाई देहरादून को भी अपना बता रहे थे। फिलहाल होम मिनिस्ट्री की तरफ से जल्दी एसएसबी और आईटीबीपी को उनकी डिमांड को रखने के लिए कहा गया है और 10 दिन के अंदर उनको सभी लॉजिस्टिक सप्लाई करना शुरू करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट चाइनीज नेवी को लेके है। लद्दाख में चल रही तनाव के बीच इंडियन नेवी अभी पूरी तरीके से इंडियन ओशन रीजन में सतर्क है और स्पेशली मलागा स्ट्रेट के ऊपर अभी काफी कड़ी नजर रखा जा रहा है। इतने में इंडियन नेवी की तरफ से अभी बताया गया कि पिछले महीने चाइनीज नेवी की एक रिसर्च वेसल को इंडियन ओशन रीजन में आने की कोशिश करते हुए देखा गया था। चाइना को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो अपनी वॉरशिप्स को अभी इंडियन ओशन में भेजता है तो बात बिगड़ सकता है। इसीलिए अभी वो सीधे तौर पर अपने वॉरशिप्स को इंडियन ओशन में ना भेजकर स्पाई शिप्स को इंडियन ओशन रीजन में भेजने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ रिसर्च शिप है, जिस वजह से इनको इंटरनेशनल वाटर में साइंटिफिक स्टडी का बहाना बनाकर भेजा जा सकता है। इसी दौरान ये वेसल मलाका स्ट्रेट होते हुए इंडियन ओशन रीजन में आए थे, लेकिन इसी बीच इंडियन नेवी की तरफ से लगातार इस पर नजर रखा जा रहा था, साथ ही इसको ट्रैक भी किया जा रहा था और अंत में ये वेसल कुछ ही दिन पहले ही वापस चाइना की तरफ चला गया है। पिछले साल दिसंबर में भी चाइना की तरफ से अपनी सियान 1 क्लास की रिसर्च शिप को इंडियन ओशन रीजन में भेजा गया था और ये शिप अंडमान सी के पास आके वहां पे कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद इंडियन नेवी की तरफ से इसको भगा दिया गया था। और उसके बाद ये दूसरी टाइम है जब चाइनीज रिसर्च शिप्स को इंडियन ओशन रीजन में देखा गया है। ये सिर्फ अपने साथ अंडर वाटर ड्रोन्स को भी ला सकते हैं, जिनको चाइना इंडियन सबमरीन्स के डिप्लॉयमेंट के बारे में पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। और चाइना के पास पहले से ऐसे ड्रोन मौजूद हैं और अभी जैसे हालात चल रहे हैं तो ऐसे में चाइनीज रिसर्च वेसल का इंडियन ओशन रीजन में आना मेरे हिसाब से खतरे की घंटी है और ये पता नहीं अपने पीछे पानी में क्या क्या गिरा के गए होंगे। हो सकता है ये अभी इंडियन नेवी की डिप्लॉयमेंट के बारे में पता लगाने के लिए आए होंगे और हो सकता है हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी भारत की तरफ से चाइना को इंडियन ओशन रीजन में काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और भारत अभी अलग अलग देशों के साथ लॉजिस्टिक पैक्ट को भी साइन कर रही है। हाल ही में भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट, रशिया और जापान के साथ भी बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन में नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था और कुछ ही दिन बाद ही मालाबार एक्सरसाइज को भी इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अभी भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ मिलकर एक जॉइंट ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज को प्लानिंग कर रही है और इसके बारे में अभी जब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत के गस्त पर आए थे तभी प्रस्ताव दिया गया है। फ्रांस की तरफ से भी इसमें भारत के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए सहमति जताई गई है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसके मुताबिक चाइना की जेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से अभी हमारे देश के
लगभग 10,000 लोगों के ऊपर नजर रखा जा रहा है और उनकी डाटा को चुराया जा रहा है। इसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं। वैसे सुनने को मिला कि आज उनका बर्थडे है, तो उनको उनकी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन हमको बदले में पार्टी भी चाहिए। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी जी के अलावा यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और कम से कम हमारे 15 आर्मी, एयरफोर्स और नेवल चीफ के ऊपर नजर रखा जा रहा है। इस कंपनी का अभी चाइनीज गवर्नमेंट के साथ सीधा लिंक पाया गया है और ये अभी भारत के 10,000 इंडिविजुअल्स के ऊपर नजर रख रही है और उनकी डाटा को कलेक्ट करके स्टोर कर रही है। जब भारत की तरफ से एलिगेशन लगा गया था, इसको क्लैरिफाई करते हुए जेनुआ की तरफ से बताया गया था कि ये कंपनी सिर्फ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल डाटा को कलेक्ट करती है, जो कि इलीगल नहीं है। लेकिन इससे साफ होता है कि वो डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं और इसे ये बात भी साबित हो जाता है कि डाटा कलेक्ट करने के पीछे इनका कोई खास इरादा जरूर होगा, क्योंकि बेमतलब कोई किसी की डाटा को कलेक्ट क्यों करेगा। और इसी बात को लेकर अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक कमेटी को सेटअप किया गया है, जिसको हमारी नेशनल साइबर सिक्योरिटी के चीफ लीड करने वाले हैं। और ये कमेटी अभी चाइनीज कंपनी के बारे में डिटेल रिपोर्ट को भी तैयार करने वाली है कि इस कंपनी की तरफ से किस किस इंडियन लीडर के ऊपर नजर रखा जा रहा है, उनकी किस किस तरह के डाटा को स्टोर किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, इनको स्टोर करने के पीछे उसका मकसद क्या है। साथ ही इसमें यह भी पता लगाया जाए कि इस डाटा को स्टोर करने के साथ साथ कहीं ये डाटा माइनिंग तो नहीं कर रहे, जो कि एक और खतरे की घंटी है कि अगर वो भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें चाइनीज खुफिया एजेंसी का हाथ जरूर हो सकता है, जो कि शायद अभी भारत के किसी टॉप लीडर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा वो कर पाते हैं तो इससे भारत की जो इंटरनल कंडीशन वो काफी खराब हो सकती है और साथ ही चाइना के लिए भी बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।